Good morning, friends. Welcome to Vidyashram Online. Today we will discuss the concept of impulse, that is the application of in second law of motion. Okay, impulse is a measure of the total इफेक्ट ऑफ द फोर्स. फोर्स कितनी देर तक इम्पैक्ट करता है और उससे क्या इफेक्ट आता है वो अपन यहाँ निकाल सकते हैं. तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है. एक तो फोर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि इफेक्ट ऑफ फोर्स देख रहे हैं, और वो इफेक्ट ऑफ फोर्स कितनी देर तक काम करता है, तो हमें वो टाइम को भी यहाँ पर इसके साथ इंक्लूड करना पड़ता है. तो टाइमिंग विद द फोर्स इज कॉल्ड द इम्पल्स. अब ये कैसे डिराइव करते हैं उसे देखें आप. तो बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp अपॉन dt इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. दिस इज द सेकंड लॉ. Now, if we estimate the dp, any change in velocity, change in momentum, then it is equal to the f dot dt, that is cross multiplication of these two. Now we integrate these two equations by initial and final values. तो dp का इंटीग्रेशन करेंगे p1 से p2 तक, वहीं f डॉट dt का t1 से t2 तक. तो अपन ने एज्यूम किया है कि t1 टाइम पर मोमेंटम जो था वो p1 था और t2 टाइम पर जो मोमेंटम था वो P2 था. तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास P2 माइनस P1 डिक्लेयर हो रहा है, एंड दैट इज़ F T2 माइनस T1. तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है. इसमें ये है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स इनटू टाइम. ये फोर्स इनटू टाइम, इसी को अपन जो है इम्पल्स के फॉर्मेट में कैलकुलेट करेंगे. तो नाउ इम्पल्स विल इक्वल टू द फोर्स इनटू टाइम. ये हमारे लिए इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया. तो इम्पल्स को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और अगर आपको फोर्स और टाइमिंग्स दिए हुए हों तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम से भी इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए, चूंकि ये चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है, इसलिए ध्यान रखें कि जो भी अपन यूनिट्स काम में लेंगे मोमेंटम की ही यूनिट रहेगी इम्पल्स के लिए भी. Okay, now we will discuss the conservation of linear momentum. This is also the application of second law of motion. So well, we can derive it by that f equal to dp upon dt we know. So well, if the external force is absent, सो अगर ऐसा है तो आप एफ एक्सटर्नल को ज़ीरो दिखा सकते हैं. सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, कोई सिस्टम ऐसा है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा. तो अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है तो इसका मतलब हुआ बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डी पी अपॉन डी टी जो है वो भी ज़ीरो के बराबर होगा, एंड दैट मीन्स कि डी पी भी ज़ीरो के बराबर होगा. यहाँ पर हमने इम्पल्स निकाल लिया है. अब अगर चेंज इन मोमेंटम, ये अगर ज़ीरो है, चेंज इन मोमेंटम ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब होता है कि P जो है वो कांस्टेंट है. देखिए, कोई भी चीज़ में अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, चेंज इन द मोमेंटम ज़ीरो है, तो इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, तभी तो उसका चेंज ज़ीरो होगा. सो वेल, ये हमारे पास में एक कंक्लूजन निकल के आता है, और वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट ऑन एन सिस्टम देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड. ठीक है, P. अब ये P को अपन आगे एलेबरेट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में. जैसे P के लिए आप जानते हैं M इंटू वी ये होता है, तो इसको आप एक कांस्टेंट K एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि M1 V1 M2 V2 एक ही सिस्टम के लिए, और ये कांस्टेंट हो जाएगा. तो जैसे इस तरह के आर्टिकल अपन ने कई जगह सॉल्व किए थे, इसका यूज़ हम कर सकते हैं जब रॉकेट प्रोपोगेशन करते हैं, तो वहाँ देख रहे हैं आप लगातार मास चेंज होता है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है. आप रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं, उसके लिए आपने छोटी क्लासेस में इसके लिए एक फॉर्मूला जो है एज्यूम भी किया था, माइनस में निकल जाता है. तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर द फायर एंड द टोटल मोमेंटम आफ्टर गन एंड बुलेट आफ्टर द फायर, तो दोनों हम कैलकुलेट करके, और दोनों चूंकि पहले भी जीरो था, पहले ना गन मूव कर रही थी और ना ही बुलेट मूव कर रही थी, तो बाद का मोमेंटम भी दोनों का जीरो होता है. इसीलिए जब बुलेट आगे की तरफ जाती है तो जो गन होती है वो पीछे की तरफ आती है, रिकॉइल होती है, क्योंकि उनका नेट लीनियर मोमेंटम, सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम जीरो आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बाद में भी जीरो होगा अगर फायर के पहले जीरो था. तो पहले अगर दोनों स्टेबल थी तो बाद में भी उनका लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए. तो इस तरह की एप्लीकेशन अपन यहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ओके, अब अपन समझते हैं मल्टीपल फोर्सेस को. तो मल्टीपल फोर्सेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं तो वहाँ दो कैटेगरी डिज़ाइन हो सकती है. या तो वो फोर्स बैलेंस्ड हो, जिसका दूसरा नाम इनइक्विलिब्रियम भी बोलते हैं अपन उसे, और या वो नॉन बैलेंस्ड हो. तो अब क्या मतलब होता है, देखो, अगर बैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि
अगर दो फोर्स होंगे सपोज करो, तो ये एफ लगा, ये एफ लगा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जीरो हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे बराबर फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह की कई और सिचुएशन भी बन सकती हैं वेक्टर्स में, जैसे अगर तीन फोर्सेज हों और वो तीनों बराबर हों, बराबर फोर्सेस के लिए यानी इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस के लिए बात कर रहा हूँ, इक्वल फोर्स इक्वल एंगल पे लगते हैं तो हमेशा उनका नेट जो होता है वो ज़ीरो होता है। ध्यान रखेंगे ये बात, जैसे कि यहाँ मैंने एफ 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 तीन इक्वल फोर्स लिए हैं और तीनों इक्वल एंगल हैं। इक्वल एंगल मतलब 120 120 और 120, तो ये इक्वल एंगल इक्वल फोर्स लग रहे हैं। चार फोर्सेस ले लो आप, देखें ये चार फोर्स हो गए, चारों सेम है, एफ हैं, ठीक है, और चारों ही इक्वल एंगल पे लग रहे हैं। सबके एंगल इक्वल होने चाहिए, 90 90, ये भी 90 और ये भी 90। यहाँ देख रहे हैं आप 180 180 एंगल था या 120 था। इस तरह पांच फोर्सेस हो सकते, छः हो सकते हैं। इन सभी के लिए नेट क्या होगा, जीरो होगा। इसे बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। तो जब भी इक्विलिब्रियम लग रहा है किसी फोर्सेस पर, तो आप क्या करेंगे, नेट फोर्स को जीरो के बराबर कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर नेट फोर्स ही जीरो है तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा या मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है, या तो स्टेबल होगा, रेस्ट पे होगा, या फिर कांस्टेंट स्पीड से। अगर अपन आते हैं नॉन बैलेंस्ड के ऊपर, तो देखें फोर्सेस कितने भी लग रहे हों, अगर उनका कोई नेट फोर्स निकल रहा है तो वो नेट फोर्स एम ए के इक्वल होगा, यानी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द नेट फोर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा सेकंड लॉ एप्लीकेशन कहता है कि फोर्स जो होता है वो हमेशा एम ए के बराबर होता है। अगर फोर्स लग रहा है तो वहाँ एम इंटू ए भी होगा। अब ये एम का मतलब यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के मास से जिस पर कि फोर्स लग रहा था, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई नॉन बैलेंस फोर्स है तो वो अपन जो है एम ए के इक्वल करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे, यानी वहाँ उसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अगर उस पर एक नेट फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली उसका एक नेट एक्सेलरेशन भी होगा। अब ये जो चीज़ होती है ये हमारे काम आती है कनेक्टिंग मास, जैसे कि पुलीज हुआ या लिफ्ट हुआ, इस तरह के आर्टिकल को सॉर्ट आउट करने के। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।